गुड स्टूडेंट, देखो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है थोड़ा उसको ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही लास्ट टॉपिक है ये हमारे पास। तो ट्रिग्नोमेट्री पर देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये दो से बने हैं, ट्रिगो प्लस मैट्री। तो इसका मतलब ट्रिगो मतलब ट्रायंगल, तो मैट्री मतलब मेजरमेंट। तो इसका मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ एन ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ध्यान से देखो। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले एन एंगल कैन बी measured by three different system। कहने का मतलब है हम इसमें जो हमारा ट्रायंगल होगी उसके जितने भी एंगल्स होंगे ना उनको हम तीन अलग अलग तरीकों से मेजरमेंट करेंगे। तो इसके अंदर तीन सिस्टम हमारे। सबसे पहले देखो पहला सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो तीन सिस्टम, एक सेंटेसिमल सिस्टम, एक सेक्सेजेसिमल सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। देखो ये जो सेंटेसिमल सिस्टम है, देखो ध्यान से देखो, सेंट मतलब 100, सेंचुरी बोलते हैं जैसे हमने। तो इसका मतलब है 100। तो इसमें हम लिखेंगे वन राइट एंगल। देखो वन राइट एंगल कैन बी डिवाइडेड। One right angle is divided into 100 equal parts. One right angle is divided into 100 equal parts, and each part is देखो इसका and each part is called 1 grade, and each part is called 1 grade, बेटा कहने का मतलब है हम इसमें क्या करेंगे, वन राइट एंगल, कोई भी एक राइट एंगल होगा उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और उसका हर एक पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ग्रेड बोलेंगे। दैट इज 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड्स। तो कहने का मान लो कोई भी सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। तो यहां पर मान लो मैंने इस राइट एंगल को फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इस पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, 1 ग्रेड। देखो 1 ग्रेड। ऐसे करके हम इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और उसका नाम हो जाएगा 100 ग्रेड्स। ठीक है, और बेटा ये जो सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम है, और इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इतना फेमस नहीं है। अच्छा, सेकंड बात जो आती है हमारे पास, सेकंड जो हमारा सिस्टम है, देखो ध्यान से सुनना, ये तो सेंटेसिमल सिस्टम। सेकंड सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखो सेकंड है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। In this system, one right angle is divided into 90 equal parts, and each part is called
is called and each part is called 1 degree and each part is called 1 degree. ठीक है, that is 1 right angle equal to that is 1 right angle equal to 90 डिग्री. ठीक है, तो बेटा इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे. अब हमारा जो देखो इसमें करेंगे इन दिस सिस्टम. देखो जो हमारा पहला सिस्टम से सेंटेंस में हमने एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा था और इस सिस्टम में हम एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे और उसका एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डिग्री. ठीक है, दैट इज 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अब तीसरी जो बात आ रही है हमारी, तीसरी जो बात आएगी उसको हम बोलेंगे सर्कुलर सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जो तीसरा सिस्टम मेरे पास वो है सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम. जो सर्कुलर सिस्टम के बारे में करें, इन दिस सिस्टम ये करेंगे. इन दिस सिस्टम द यूनिट यूज फॉर in this system the unit used for in this system the unit is used for angle measurement is called radian. देखो इसमें बात बोली जा रही है कि इस सिस्टम के अंदर जब हम एंगल को मेजरमेंट करेंगे तो उस यूनिट का नाम क्या होगा, रेडियन होगा. एंड 1 रेडियन इज डिफाइंड एज an angle subtended as an angle subtended and 1 radian is defined as an angle subtended at center of the circle of radius r by an arc of length equal to the arc of length equal to the radius of the circle. ठीक है, पर देखो इसमें क्या है कि सर्कुलर सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर जब हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो यूनिट यूज की जाती है उसका नाम होता है रेडियन. और 1 रेडियन इज, देखो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एन एंगल सबटेंडेड बाय एट सेंटर ऑफ द सर्कल of radian r by an arc of length equal to the radius of the circle. ठीक है, देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे थे, मैं बताता हूँ आपको. देखो मान लो इसका ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक सर्कल है मेरे पास, ये देखो ध्यान से, सॉरी मानो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया. ठीक है, और ये मेरे पास सेंटर है, ओरिजिन, ये मेरे पास है रेडियस r. अब मैंने क्या किया, देखो मैंने ये पॉइंट हो गया मेरे पास, यहां से मैंने देखो जितने इसकी रेडियस थी ना उतनी मैंने अपने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक आर्क ले ली, रो आर्क होगी ये, और ये जो आर्क है ना, ये इसकी जो लेंथ है वो इक्वल टू है रेडियस ऑफ द सर्कल आर के इक्वल. ठीक है, और अब जो ये आर्क मेन है, देखो ये भी आर्क, अब ये आर्क जो एंगल बना रही है मेरे ओरिजिन के साथ, जिस सेंटर पॉइंट के साथ, वो बना रही है थीटा. और ये देखो कहने का मतलब एन आर्क लेंथ मेक एन एंगल विद द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द पॉइंट सेंटर इज थीटा. और इस एंगल जो मेरा थीटा एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं कांस्टेंट एंगल. कांस्टेंट एंगल कहने का मतलब जो आर्क और रेडियस, देखो डिफाइंड एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक
सेंटर सर्कल के सेंटर पे का रेडियस और आर्क के साथ जो एंगल बन रहा है मेरे पास, सेंटर के साथ जो सर्कल सॉरी लेंथ ऑफ आर्क मेक एन एंगल विद रेडियस एट सेंटर इज कॉल्ड कांस्टेंट एंगल। ठीक है, अब इसमें एक बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि थीटा इक्वल टू, देखो थीटा इक्वल टू लिख देंगे हम 1 रेडियन, और देखो इसका जो सिंबल रहेगा सी का सिंबल होता है, 1 के ऊपर सी लिखते हैं तो इसका मतलब है 1 रेडियन। ठीक है, अगर मान लो इफ थीटा इक्वल टू 1 गिवन है और हमारे पास कोई भी सिंबल गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका देखो अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 1 है तो हम इसको डिग्री में जूम नहीं करके चलेंगे, हम इसको ऑलवेज जूम इन रेडियन फॉर्म। मान लो किसी ने मान लो बोला थीटा इक्वल टू 90, तो ये सॉरी थीटा इक्वल टू 90 बोल दिया, तो इसका मतलब 90 रेडियन है नॉट डिग्री। अगर डिग्री देगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको रेडियन नहीं बोल सकते हम, थीटा अगर खाली 90 है तो 90 रेडियन, थीटा 30 है तो इसका 30 रेडियन है नॉट एन डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये कैसे हो, देखो एक बार एक चीज बताता हूं आपको। तो इसमें एक बात बताते हैं, देखो देखो मैंने मान लिया दैट लेंथ ऑफ आर्क एल मान ली मैंने, रेडियस ऑफ सर्कल ये मेरे पास आर हो गया, और एंगल मेरे पास हो गया थीटा, एंगल मेरे पास हो गया थीटा। तो देखो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखो एक चीज लिखे फॉर्मूला हमारे पास, इफ लिखो इफ वी टेक लेंथ ऑफ एन आर्क, if you take length of an arc as circumference of the circle then देखो 2 पाई आर, देखो एल मेरे पास हो गया लेंथ होता, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मान लो मेरी जो आर्क की लेंथ है, मैंने पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस लिया होगा सर्कल का, मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा, आर से मेरा आर कट गया, तो अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई, और पाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो दैट इज व्हाई थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 360 डिग्री है, ठीक है, तो देखो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं, आप एक काम करो, देखो थीटा इक्वल टू 2 पाई और ये इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये रेडियन में है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी इन केस ऑफ डिग्री, तो हम क्या कहेंगे, तो अगर बेटा कोई और से पूछता है कि 1 रेडियन इक्वल टू इसके इक्वल 180 डिग्री अपॉन पाई, और अगर हम आपसे कहते हैं 1 डिग्री इक्वल टू, तो हम कह देंगे कि पाई बाय 180, तो हम कह देंगे पाई बाय 180, पाई मतलब यहाँ पर रेडियन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास सर्कुलर सिस्टम, और ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा हमारा सर्कुलर सिस्टम। जब जितनी भी स्टडी करते हैं या आपने जितनी भी स्टडी करेंगे हम आगे, तो हम किसके ऊपर करेंगे, सर्कुलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, थोड़ा आगे देखो, हम देखो ये तो था मेरे पास सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास बेटा ये 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर ये सिंबल गिवन होगा तो रेडियन, अगर मान लो ये सिंबल नहीं गिवन है तो हम किसको क्या जूम करके चलेंगे, रेडियन की फॉर्म में मान के चलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको देखो, मैंने भी आपको एक सेक्सडेसिमल सिस्टम बताया था, उसमें भी एक चीज बता रहा हूं, उनका ध्यान से मैं भूल गया हूं, अभी बताता हूं। देखो सेक्सडेसिमल सिस्टम, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मेरे पास 90 डिग्री है सेक्सडेसिमल सिस्टम में, कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैंने आपको अभी बताई थी। ठीक है, तो इसमें एक चीज और लिख लीजिए आप कि 1 डिग्री
इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। और एक चीज और लिख लीजिए, 60 मिनट्स इक्वल टू, और 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड। और आप ये भी लिख सकते हो 60 सेकेंड। मिनट के लिए आप यूज कर सकते हो, क्या कहते हैं, इसके लिए आप यूज कर सकते हो 60, ये सिंबल। मिनट के लिए 1 डैश और सेकंड के लिए डबल डैश का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास सिस्टम, कितना मेरा सोलर सिस्टम होता है, कितना मेरा मेजरमेंट सिस्टम होता है। अब मैं आपको देखो एक चीज और बताता हूं जो हम आगे यूज करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। दो क्या है, मान देखो एक बार ध्यान से सुना बेटा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो एक सर्कल बनाएंगे, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखो ये मेरे पास, देखो इस लाइन को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है मेरे पास, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो है 0, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो है π/2 या 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो मेरा बनेगा पाई, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल मेरा बनेगा वो बनेगा 270 डिग्री, इट मीन 3π/2, और ये बनेगा 2π। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 0, π, 2π, 3π, 4π अप टू सो। और जो वर्टिकल लाइन पर एंगल बन रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैंने क्या किया, इस एंगल को देखो, एक लाइन है मेरे पास ये, इससे मैंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अगर इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको बांटा है तो देखो ये जो एंगल होगा, सॉरी ये जो एंगल होगा ये कितना मेरा π/4 होगा। अगर ये एंगल मेरे पास π/4 हो गया मतलब 45 डिग्री, ऐसे मैंने सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा देखो 45, तो ये मेरा एंगल होगा 3π/4 मतलब 135 डिग्री। और ऐसे ये एंगल जो मेरे को मिलेगा ये मिलेगा 225 डिग्री मतलब 5π/4। ये जो एंगल मेरे को मिलेगा 315 डिग्री 315 डिग्री 7π/4। अब देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब फर्स्ट देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल 0, ये जो π/2 है वर्टिकल, ये एंगल जो है π/2 है, ये ना तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये एंगल मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये एंगल बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, तो ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही 3π/2 ना तो ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है ना ही मेरे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब एक बात सुनो, मान लो बेटा हमारे को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इनके बीच के एंगल। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट जाता है हमारा 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज आल्सो 270 से 360। इसके बारे में आपको बाद में डीपली बताऊंगा, लेकिन एक बात बस आप यहां पर देखें, तो अगर हमारे को सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को पास पहुंचना है तो देखो आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो, लेकिन मैं आपको एक दूसरा वे बताता हूं जो काफी इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे हम डायरेक्ट उसी से जाया करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब भी हमारे को सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के पास जाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। देखो 90 को आप चलिए को चाहिए तो ये बाउंड्री का एंगल है, तो जैसे ही हमारे को सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के पास जाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, इट मींस 180 डिग्री वाले एंगल का। तो क्या करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में पहुंचने के लिए आप क्या करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपके जितने भी एंगल हैं उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल मिल जाएंगे। देखो मान लो मैंने कहा 180 माइनस 0 तो ये हो गया 180 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री तो ये हो गया 150 डिग्री, तो 180 माइनस 45 डिग्री तो ये हो गया 135 डिग्री, तो 180 माइनस 60 डिग्री ये हो गया मेरे पास 120 डिग्री। ऐसे ही 180 माइनस 90 बाउंड्री का पॉइंट आ जाएगा 90, 90। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो थर्ड वाले, देखो ये जो एंगल होगा मेरे पास, ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री होगा, ये वाला भी। अब ये एंगल 45 है और ये एंगल कितना बनेगा, देखो 180 प्लस 45 इक्वल टू
225 डिग्री, मतलब 5 पाई बाई 4। अब मेरे पास सुनो, जैसे ही मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के पास जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो 180 डिग्री है उसमें मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल को ऐड कर दूंगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट के पास जाना है तो 180 में से फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के पास जाना है तो 180 में फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स को ऐड किया जाएगा। देखो जैसे मान लो 180 प्लस 0 डिग्री इक्वल टू 180, 180 प्लस 30 180 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 210 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 225 डिग्री, 180 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 240 डिग्री, और ऐसे 180 प्लस 90 इक्वल टू 270 डिग्री। तो बेटा ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में से फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में से फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल को ऐड किया जाएगा। ठीक है, देखो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन 180 में से जब सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल को घटाएंगे तो ये जो प्रोसेस रहेगा, ये वाला जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये रास्ता आपके बहुत सिंपल रहेगा और बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप किसी भी वे से जा सकते हो, चाहे 180 में से या 90 प्लस वाले प्रोसेस से। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो यहाँ पर एक साइकिल चल रही है। देखो जो मैंने यहाँ पर लाइन रखी पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, तो इसको कैसे याद रखोगे आप, जो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड और फोर्थ को, तो हमेशा क्या चल रहा है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और 7, ऐसे 9 11 13 और 15। अगर मैंने पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा पाई बाई 2, जो मेरे पास इसको इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट पाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं लीजिए ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, तो अब बेटा ये आपको, अच्छा सिमिलरली अगर आपको मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के पास जाना है तो आपको क्या करना है, देखो आपको जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के पास जाना है तो आपने फिर क्या करना है, 360 में से फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोबारा से, तो हमारे पास क्या आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के सभी एंगल हमारे को मिल जाएंगे। देखो जैसे मान लो 360 माइनस 0 डिग्री इक्वल टू 360 माइनस 30 इक्वल टू 330, 360 माइनस 45 इक्वल टू 315 डिग्री, फिर 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को अगर हमारे को गेन करना है तो हमारे को क्या करना होगा, 360 माइनस या 360 में से हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे को जो एंगल गेन होंगे वो कौन से मिलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के। ठीक है बेटा, चलो अब इसके बाद आगे बात करते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बेटा एक डेफिनेशन लिखा हूं आपको, देखो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक सर्कुलर फंक्शन। तो जो मैं दो बेसिक सर्कुलर फंक्शन की बात कर रहा हूं, किन की बात कर रहा हूं, या तो साइन थीटा या फिर मैं कोस थीटा की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो इसे फंक्शन बेटा मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक सर्कुलर फंक्शन। देखो आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, आपने पढ़ा साइन थीटा कोस थीटा। देखो आपने पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन बेटा ये चीज बनी कहां से, आई कहां से, आपको ये कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें देखो कंसीडर ए सर्कल, देखो मैं इसमें डायग्राम से बात बताता हूं, पहले आपको मैं लैंग्वेज की बात करूं। देखो कंसीडर ए सर्कल of radius r with center at origin, consider a circle r of radius r with center at origin में 0 0 पॉइंट्स। ठीक है,
नाउ कंसीडर पॉइंट पी, नाउ consider a point P. Now consider a point P on the. Now consider a point. Sorry. Now consider a point P x comma y on the circumference of the circle. On the circumference of the circle. Circumference of the circle. Of the circle. उसके बाद लिख रहा हूं एंड ज्वाइन एंड नाउ ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास जो एंगल बनेगा देखो एंगल एक्स ओ पी या पी ओ एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, देखो कहने का मतलब देखो मेरे पास ये एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे एक्स एक्सिस ले ली, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये y, ये मेरे पास x, ये x डैश और ये मेरे पास y डैश। तो देखो मैंने क्या कहा डेफिनेशन अकॉर्डिंगली, ये मेरे पास एक ओरिजिन था पॉइंट O 0 0, मैंने इसके सर्कमफरेंस पर एक पॉइंट P चूज कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब देखो ये जो एंगल है मेरे पास वो है थीटा, मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली x और इसकी मान ली y। ठीक है, पी ओ एक्स इज इक्वल टू थीटा एंगल। अगली बात सुनो बेटा, देखो साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा यहां लिखेंगे अलजेब्राइक डिस्टेंस, अलजेब्राइक डिस्टेंस, अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from x axis upon में radius of circle, upon में radius of the circle। देखो बेटा मैंने लिखा कि sin theta इक्वल टू अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from x axis। देखो बेटा मेरे पास देखो ये P पॉइंट है, ये मेरे पास x axis की डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस मान ली मैंने, तो P से जो अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑन x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है y है और ये जो डिस्टेंस के पहले ये x होगी, ये भी सेम। तो मैंने कहा कि ऑन x एक्सिस में जो डिस्टेंस है P पॉइंट से और x से वो कितनी डिस्टेंस है y, और नीचे में लिखा हूं रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दैट इंप्लाइज sin थीटा इक्वल टू y अपॉन में r। तो बेटा यही आपने 10th और 9th में सीखा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो ये साइन थीटा है वे कैसे डिस्क्राइब होकर आया है, तो इस अकॉर्डिंगली आया है। अब देखो बेटा देखो डिस्टेंस, अलजेब्राइक डिस्टेंस क्यों लिखा है, देखो मैं डिस्टेंस नहीं लिखा सकता था बेटा। देखो अलजेब्राइक डिस्टेंस का मतलब होता है जो कई बार देखो ये मैं एक्स एक्सिस जा रहा हूं, अगर कई बार हमने देखो डिस्टेंस से माइनस लगा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्टेंस नेगेटिव है, क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी डिस्टेंस के साथ नेगेटिव मैच है तो इसका मतलब है हम जिस डिस्टेंस के अलोंग जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन को वो डिफाइन कर रही है। जैसे मान लो मैं अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा हूं तो अलोंग एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, माइनस एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस की डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो माइनस वाई एक्सिस, वाई डैश हो जाएगा। तो अलजेब्राइक डिस्टेंस का यही मतलब होता है कि बेटा हम किसी डिस्टेंस के जो अलोंग जा रहे हैं उसको स्पेसिफिक बताता है वो डिस्टेंस का। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसके पूरी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ना कि नेगेटिव डिस्टेंस ले रहे हैं हम। अच्छा दूसरी बात देखो उसने कह दी रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि कभी भी रेडियस ऑफ सर्कल नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि हम कभी भी नेगेटिव डिस्टेंस लेकर नेगेटिव रेडियस लेकर सर्कल को ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन देखो इसके लिए मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव होना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होनी पड़ेगी, पॉजिटिव होनी पड़ेगी। तो इसलिए देखो रेडियस ऑफ सर्कल मैंने क्या मान लिया, देखो यहाँ से ये मान ली मैंने r, तो रेडियस सर्कल ये r हो गई, तो ये मेरे पास क्या बन गया sin थीटा इक्वल टू y अपॉन r। थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल लिया जिसका रेडियस r है विद सेंटर एट ओरिजिन, और उसके सेंटर के पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0 है। नाउ कंसीडर पॉइंट p, उसके बाद मैंने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट p चूज किया है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद मैंने क्या ज्वाइन OP को आपस में मिला दिया है। तो मेरे पास जो एंगल बन रहा है एंगल POX इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा क्या होगा, अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, तो दैट इंप्लाइज sin थीटा इक्वल टू y बाय r। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास y बाय r। अच्छा इसी
सिमिलरली जब हम कोस थीटा की बात करेंगे तो देखो कोस थीटा में हम क्या लिखेंगे, सुनो, कोस थीटा होता है अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from y-axis upon में radius of the circle, upon में radius of the circle। तो मैं कह रहा हूं cos थीटा इसकी अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y-axis अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कल। बता देखो नीचे सेम बात रहेगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, लेकिन cos थीटा में मैं क्या बोल रहा हूं, अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y-axis, P पॉइंट से y-axis की जो डिस्टेंस है वो अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दैट इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू मेरे पास बन गया x अपॉन में r। देखो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, x रहेगी, सिमिलरली ये और ये एंगल, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब x अपॉन में r। और आपने पढ़ रखा है बेटा, देखो क्या कर रखा है, देखो आपने cos थीटा पढ़ा होगा, आपने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरे पास बेस हो गया, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये क्या हो गया, x अपॉन में r। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया r। ठीक है, ये था मेरे पास sin थीटा और ये था बेटा मेरे पास cos थीटा। अब मैं आपको दो तीन बात और बता रहा हूं बेटा आज, ठीक है, और इसके साथ फिर आपका ये बेसिक हो जाएगा आज का। देखो ध्यान से सुनना, ये समझ में जो देयरफॉर इन द फोर क्वाड्रेंट। देखो मैं क्वाड्रेंट रूल बता रहा हूं आपको। देखो मान लो ये एक सर्कल है, ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड, ये फोर्थ। लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने, देखो ये जो क्वाड्रेंट जाएगा 0 से 90, ये जाएगा 90 से 180, ये जाएगा 180 से 270 और ये जाएगा 270 से 360 डिग्री। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव एंगल, ऑल पॉजिटिव एंगल। जब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और इसका रिवर्स कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स नेगेटिव, रिमेनिंग साइन थीटा कोसेकेंट थीटा तो रहेगा बेटा पॉजिटिव, और इसमें रिमेनिंग एंगल नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका रिवर्स कोट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। कहने का मतलब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल पॉजिटिव में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड और कोसेकेंट। और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा उसका रिवर्स कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स आर नेगेटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा उसका रिवर्स कोट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स आर आल्सो नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा as well as secant theta positive and remaining angles are also negative। अच्छा, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना बेटा, देखो हम कभी भी क्वाड्रेंट बनाएंगे, देखो इधर की जो डायरेक्शन होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इधर की जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है इधर, और ये मेरे पास जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक नोट बना के लिख लो या रिमार्क बना लो आप, नोट। देखो इसमें मैं बोल रहा हूं कि if an angle is measured in, if an angle is, if देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं कह रहा हूं if an angle is, if an angle is, if an angle is measured in anti-clockwise direction, if an angle is measured in anti-clockwise direction is always positive, is positive. Similarly, if an angle is measured in
डायरेक्शन इज नेगेटिव। कहने का मतलब है कि बेटा अगर हम किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर हम किसी भी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल क्या होगा मेरा नेगेटिव। एग्जांपल ले लो, देखो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखो कैसे बनेगा, ये मेरा जो एंगल बना वो हो गया 30 डिग्री पॉजिटिव। अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू माइनस का 30 डिग्री है तो उसमें कैसे बनेगा, तो एंगल ये बनेगा, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये क्या डायरेक्शन है मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो बेटा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट आपका नोट कि अगर हम किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लोग मेजर करेंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर हम किसी भी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल मेरा नेगेटिव होगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए ये मैंने आपको बेसिक बताया, एक बार इसको आप बिल्कुल आराम से रीड आउट कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब तक ये आपको रीड आउट नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक बेटा वेरी वाइड रीजन है, वेरी वाइड टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको इसकी एक बात को बिल्कुल आराम से रीड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1। ओके।